हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर अकेडमी मेंबर्स। एक बेहद इम्पॉर्टेंट सेशन और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बड़ी मज़ेदार कहानी है जो रिलेटेड है आज से करीब 3 साल पहले से। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि कोविड के टाइम में जब ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ लोग जाने लगे थे, उस समय हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था जब जियो पूरी तरीके से मार्केट के अंदर आ रहा था और डेटा इज़ गोइंग टू बी द न्यू ऑयल का कॉन्सेप्ट मार्केट में आ रहा था। तब ये डिस्कशन हो रहा था कि आखिर किस पर दांव लगाना चाहिए, रिलायंस के ऊपर, आइडिया के ऊपर या फिर भारती एयरटेल के ऊपर। और आप में से वो लोग जो लंबे टाइम से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उस समय हमने आपको बोला था कि इकलौती जो कंपनी इस पूरे बिजनेस के अंदर, अगर आप डेटा पर प्ले करना चाहते हैं तो जो प्रॉफिटेबल होने वाली है दैट वाज द भारती एयरटेल। और वो जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस करे थे भारती एयरटेल के, वहाँ से भारती एयरटेल ने बहुत शानदार एक जंप दिखाया था। इसी से रिलेटेड आज की ये पूरी कहानी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाएं, पहले एक बार निफ्टी का एनालिसिस देख लीजिए। और ये बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। अगर इंडिविजुअल स्टोरीज आप ट्रैक कर रहे हैं तो इंडिविजुअल स्टोरी में कितना दम है, इससे पहले आपको ये देखना होता है मोटा मोटी कि मार्केट की कहानी क्या है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली चार्ट्स पर। कॉन्टीन्यूसली गिरता हुआ निफ्टी जो इसके ऊपरी स्तर है, वहाँ से एक गोल्डन क्रॉसओवर को नेगेटिव साइड में ब्रेक डाउन दे रहा है। ठीक है, जहाँ पर कि 200 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है। निफ्टी कॉन्टीन्यूसली डाउन ट्रेंड की तरफ है और इसमें जो मेजर सपोर्ट जोन निफ्टी के पास में है अभी, दैट इज़ 22,000। एक बार 22,000 का ये जोन निफ्टी का टूटता है तो इसके पास में बहुत बड़ा एक नीचे का गैप खोलेगा निफ्टी के पास। और निफ्टी का ये जो 22,000 का जोन है, ये टूटने में जो सबसे ज़्यादा मदद करेगा निफ्टी की, वो है बैंक निफ्टी। परसों के दिन हम लोगों ने इस चीज़ को डिटेल डिस्कशन किया था और देखिए आज सेम वही चीज़ दिख रही है। बैंक निफ्टी के अंदर एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ है और ये ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी को लेके जाएगा 45,600 के लेवल पर। करेंटली बैंक निफ्टी है 48,000 के आसपास। लगभग 3,000 पॉइंट निकलेंगे बैंक निफ्टी में। और जिस तरीके का इंडसइंड बैंक के साथ में आज जो हुआ है तमाशा, वो हम सभी लोगों को मालूम है। आशु मदान सर का कहना है कि जो इंडसइंड बैंक में हुआ है ये अभी गहराएगा और ज़्यादा दूसरे बैंकों तक जाएगी इसकी आंच। और इसकी वजह से होगा ये कि ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस आएगी और बैंक निफ्टी का 3,000 पॉइंट का फॉल निफ्टी का 1,000 पॉइंट के फॉल में कन्वर्ट होगा और निफ्टी बुरी तरीके से गिरेगा। खैर, ये है ओवरऑल मार्केट के ऊपर जो डिस्कशन है, जो चार्ट्स के ऊपर मार्केट दिखा रहा है वो। अब आते हैं ज़रा आज की कहानी की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकलौती कंपनी जो कोविड के बाद में, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अगर डेटा पर प्ले करनी चाहिए किसी को और वो कौन सी कंपनी होगी जो बहुत बढ़िया हो सकती है, वो थी भारती एयरटेल, कंसीडरिंग इट्स बिजनेस। क्योंकि जियो के आने के बाद आप सभी लोगों को याद होगा, आज से 7-8 साल पहले मार्केट के अंदर 6-7 कंपनियां हुआ करती थी। एयरसेल हुआ करती थी, आइडिया भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, BSNL भी चली रहा था ठीक ठाक। पर इकलौती कंपनी जो जियो के सामने टिक पाई मार्केट में, दैट वाज द भारती एयरटेल। और कोविड के बाद में जिस कंपनी ने शानदार एक बढ़िया रन दिखाया, वो भारती एयरटेल थी। तकरीबन 500 के लेवल से आज की डेट में तकरीबन 1,600 के लेवल के आसपास में खड़ी है। अगर कुछ लोग होते हैं कि जैसे जिनको ये पर्टिकुलर थीम पसंद होती है, एक तो आपको इस तरीके के सेक्टर में पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। मतलब एक एविएशन सेक्टर और दूसरा टेलीकॉम सेक्टर, इसमें इतना पैसा लगता है बार बार। तो आप इनकी जब बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट इनकी इतनी भारी है। मतलब भारती एयरटेल की बैलेंस शीट आप देखिएगा, कंपनी के पास में बोरोइंग्स देखिए कितनी है, 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की बोरोइंग है। और सेम यही चीज़ जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम की आप बैलेंस शीट देखेंगे, वहाँ भी आपको यही देखने को मिलेगा। खैर, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला तो अगर आप इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म के, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर्स जो हैं, इनमें कैश बहुत चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, इनमें पैसा बहुत लगता है। एक तो इनसे दूर रहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर सेक्टर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के बढ़िया पैसा बनाने वाले हैं, कि जहां बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर आप इस तरीके की कहानियां ढूंढते हैं तो ज़रा एक चीज़ देखिए। जियो जब मार्केट के अंदर आया तो उसने पूरी मार्केट को डिसरप्ट किया और उस मार्केट के अंदर इकलौता सर्वाइवर जो बचा था वो था भारती एयरटेल। वजह क्या है? कनेक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी है, सर्विसेज इनकी बहुत बढ़िया हैं और साथ ही साथ इनका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही अच्छा। आज की डेट में अगर आप देखिए तो 600-700 रुपये में पूरे महीने का आपको अनलिमिटेड नेट कनेक्शन मिल जाया करता है और विद गुड कनेक्टिविटी भारती एयरटेल में। अब भारती एयरटेल ने एक जो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि लेटेस्ट इनका
स्पेसएक्स स्टारलिंक जो है, स्टारलिंक इलॉन मस्क की जो कंपनी है उसके साथ में इनका टाई अप हुआ है बहुत अच्छा। और ये टाई अप बेसिकली किस वजह से हुआ है कि इस टाई अप में इनको मिलेगा क्या। तो स्टारलिंक के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको नहीं पता है तो स्टारलिंक डायरेक्ट सैटेलाइट बेस इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करता है और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो रिमोट लोकेशंस हैं, जैसे इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी आपको सिटीज़ के अंदर मिल जाती हैं, थोड़ी बहुत सिटी के थोड़ा सा बाहर निकलेंगे आप वहाँ पे मिल जाता है। पर बहुत रिमोट लोकेशंस हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, जैसे गांव का बहुत दूर का इलाका है जो मेन सिटीज़ से बहुत दूर है, वहाँ पे आपको नेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं मिलती है। पर स्टारलिंक चूँकि सेटेलाइट बेस्ड सर्विसेज हैं, इस वजह से इनकी नेट कनेक्टिविटी ये रिमोट लोकेशंस में भी बहुत अच्छी देते हैं। तो एयरटेल ने इनके साथ में, भारतीय एयरटेल ने टाई अप किया है स्टारलिंक के साथ में। और ये करेंगे क्या कि एयरटेल के जो शॉप्स हैं, जो इनके जहाँ से इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उस जगह से ये लोग स्टारलिंक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे स्टारलिंक के साथ में एक आएगी, अगर आप इनका जो मंथली पैकेज है जो डॉलर टर्म्स में मिलता है उसको आप कंपेयर करेंगे अगर इंडियन रुपीज़ में, तो पर मंथ का चार्जेस करीब करीब 9,000 रुपये के आसपास पड़ेगा स्टारलिंक का। अगर कोई इंडियन अगर अफोर्ड करता है तो, अगर इंडियन स्टारलिंक लेता है, लगभग अनलिमिटेड पैक जो मंथली होगा वो लगभग 9,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। खैर, आज की डेट में समस्या ये है कि ज़्यादातर जगहों में जो नेट कनेक्टिविटी है इंडिया के अंदर वो अवेलेबल है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप एक डेटा सर्च करेंगे कि जो चीपेस्ट डेटा है पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेट डेटा चीपेस्ट कहाँ है, तो उनमें जो कंपनियां हैं टॉप 5 कंपनीज, उसमें इंडिया भी शामिल है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर सबसे चीप डेटा अवेलेबल है, बहुत सस्ता डेटा अवेलेबल है वो। उसके कंपैरिजन में जब स्टारलिंक ये आ रही है तो बहुत ज़्यादा मार्केट ग्रैब करने की कंडीशन इनकी होगी नहीं इनिशियल स्टेज में। पर जो एक अच्छी खबर है वो भारतीय एयरटेल के लिए ये है कि ये अर्ली मूवर्स होंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, कि जब टेस्ला इंडिया के अंदर आ रहे हैं, टेस्ला मतलब इलॉन मस्क जब इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो जो उनकी कंपनी है उसके साथ में जो टाई अप है भारतीय एयरटेल का, वो इनको अर्ली मूवर एडवांटेज देगा। और आप देख रहे हैं कि रिलायंस में अभी इधर बीच बहुत सारी खबरें आ रही थी कि इनके बिजनेस को लेकर जो एक्सपेंशन वाला प्लान है वहाँ पर इनको समस्याएं आ रही हैं। रिलायंस अब इतना बड़ा हाथी हो गया है कि इसको फर्दर दूसरे सेगमेंट्स के अंदर अपनी जो सर्विसेज हैं या जो अपना फ्यूचर है वो एक्सप्लोर करना पड़ रहा है। अब दोनों ही कंपनीज की बैलेंस शीट अगर आप एक बार एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा भारतीय एयरटेल आज की डेट में बड़ा हाथी हो गया है, मतलब लगभग 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब ये बात सच है कि यहाँ से अगर आप सोचते हैं कि ये कंपनी 5 गुना या 10 गुना हो जाएगी, ये तो नहीं होने वाला है। 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके कंपनी खड़ी है। स्टॉक का वैल्यूएशन जो आज की डेट में है तकरीबन 50 के करीब, ये वैल्यूएशन अगर रीरेट हो जाए और पीजी रेशियो जो कि लगभग 0.41 के पास में है, प्राइस टू बुक थोड़ा सा महंगा है, अगर कंपनी का वैल्यूएशन रीरेट हो जाए, कि जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके आधार पे अगर ये वैल्यूएशन रीरेट हो जाए तो हो सकता है कि कंपनी 2 गुना या 3 गुना हो जाए, 2 गुना। पर इसके अलावा बाकी इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे कि मतलब 5x या 10x वैसा इतनी बड़ी कंपनी में अब ये नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और कंपनी का अगर आप टॉप लाइन बॉटम लाइन देखिए तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का जो टॉप लाइन है वो है। मार्जिन्स लगभग 45 से 50% के स्टैटिक मार्जिन है। बढ़िया चीज़ ये है कि आप कंपनी का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। बॉटम लाइन के अंदर जो कोविड का टाइम था सिर्फ उस समय कंपनी को थोड़ा सा लॉस हुआ, बाकी ओवरऑल कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रही है और अच्छे मार्जिन्स के साथ में प्रॉफिटेबल रही है कंपनी। लोन कंपनी में नो डाउट बड़ा है और चूंकि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है तो यहाँ पे लोन आपको हमेशा कंपनी में बड़ा मिलेगा। इस कंपनी को ज़रा कंपेयर करिएगा जियो इन्फोकॉम के साथ में, जिसमें अर्निंग पर शेयर के ऊपर फोकस करिए। भारतीय एयरटेल का आज के दिन में जो अर्निंग पर शेयर है वो लगभग 7 रुपये से बढ़ के 14 रुपये, 13 रुपये और उसके बाद TTM पर 43 रुपये हुआ है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम का जब आप डेटा देखेंगे तो जो इनका बॉटम लाइन है वो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है और जो इनका डाइल्यूटेड EPS है वो लगभग 1.5 रुपये के आसपास है। मतलब कंपनीज अगर आप कंपेयर करेंगे तो डाटा के बेसिस पर अगर आपको प्ले करना है और आपको लगता है कि भाई डेटा के आधार पे हमको कोई कंपनी एक उठानी है, तो भारतीय एयरटेल का डेटा अभी भी स्ट्रांग है रिलायंस जियो इन्फोकॉम से। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब आपको कोई कंपनी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, पर अगर आप कंपेयर करेंगे कंपनी का ओवरऑल बिजनेस, जो उनका स्विफ्ट मूवमेंट है रिगार्डिंग उनका बिजनेस, वहाँ पे आपको भारतीय एयरटेल का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा रिलायंस जियो के साथ में। एक कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे आपको कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज करके या उसका
जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो ज़्यादा करने के बजाय आप उसका जो क्रक्स है वो समझने की कोशिश करते हैं कंपनी की बाकी और इन्फॉर्मेशंस के थ्रू। और यही चीज़ हम लोगों ने उस समय भी करी थी। बहुत बार ये डिस्कशन हुआ था कि क्या रिलायंस पर दांव लगाना चाहिए, तो उस समय भी हम कह रहे थे कि भारतीय एयरटेल, बिकॉज बहुत लंबे टाइम से इसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर रखा है मार्केट में, वो भी तब जब जियो का डिसरप्शन मार्केट में आया हुआ था, और फिर भी ये कंपनी न सिर्फ सर्वाइव कर रही है बल्कि थ्राइव कर रही है। दैट मीन्स कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, कंपनी अपने आप में उसका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। तो ये कंपनी अगर आप मतलब कंसीडर करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, जब आपको और कोई थीम नहीं मिल रही हो, क्योंकि जिस तरह का मार्केट में इस समय डिसरप्शन चल रहा है, ट्रंप ने इतना गंदा माहौल बना के रखा हुआ है इस समय। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, इस समय जो यूएस की मार्केट है उसको थोड़ा ट्रैक करना शुरू करिए, ठीक है। और वो आपको कहाँ से मिलेगा? आपको ट्विटर के ऊपर मिलेगा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ट्रंप जब आएंगे तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, पर अब ट्रंप का हालत धीरे धीरे केजरीवाल की तरह होता जा रहा है कि जहाँ पर वो हर दिन कोई ना कोई एक नया शगुफा छोड़ते हैं, कोई ना कोई एक नया डिसरप्शन लेके आते हैं, और मार्केट को अब थोड़ा थोड़ा उनसे घबराहट होने लगी है। अब उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा कम होने लगा है। शुरुआत में हम लोग को लग रहा था कि शायद एफआईआईज यहाँ से निकलेंगे तो वापस यूएस के अंदर पैसा लगाएंगे, पर अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अब होगा ये कि लॉन्ग टर्म के अंदर जहाँ पर पॉलिसीज़ में स्टेबिलिटी दिखेगी वहीं पर पैसा आएगा, और जिसके चांसेस हैं कि इंडिया के लिए थोड़ा सा अच्छा होगा। पर इन सब के साथ में शंकर शर्मा सर का एक लेटेस्ट जो स्पीच है वो आप लोग को देखना चाहिए, उसको सर्च करिएगा अगर आपको नहीं मिलेगा तो। जो हमारा लाइव सेशन है इसमें हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस करी थी, इसको देख लीजिएगा यहाँ पर, कि शंकर शर्मा सर का और समीर अरोड़ा सर का एक डिस्कशन है बहुत अच्छा, जहाँ पर शंकर शर्मा सर कह रहे थे कि अभी लॉन्ग टर्म में मार्केट के अंदर थोड़ा सा पेन बाकी है, इतनी जल्दी मार्केट रिवाइव नहीं करने वाला है। तो वो एक चीज़ देखने वाली होगी, ठीक है। बाकी ये एक बहुत बढ़िया खबर थी, और कोशिश करिए कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको मिले, मतलब इकोनॉमिक टाइम्स के प्राइम में चले जाइए, या फिर मनी कंट्रोल पे चले जाइए, या किसी भी और वेबसाइट पर, टाइम्स ऑफ इंडिया, कहीं भी आपको जहाँ पर इस तरीके की बिजनेस इन्फॉर्मेशन बड़ी मिले, जहाँ पर कि मैक्रो इकोनॉमीज थोड़ी सी डिस्कस हो रही हो, वहाँ से आपको, उस डेटा से आपको फ्यूचर के जो बढ़िया जैकपॉट्स मिलेंगे वो आपको इन पर्टिकुलर जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये बेसिकली समय है मार्केट में इस समय पढ़ने का। तो अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो इस तरह की कहानियाँ बिल्कुल मत चूकिए, इन कहानियों को ट्रैक करिए और देखिए कि फर्दर ये ग्राउंड के ऊपर कितनी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होती हैं। तो ट्रैक करते रहिए भारतीय एयरटेल को, और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है भारतीय एयरटेल रिलायंस जियो इन्फोकॉम के कंपैरिजन में। बाकी जेंसॉल की कहानी जो आप लोग के साथ में एक बार हमने शेयर करी थी, उसको एक बार दोबारा से दोहरा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपनी में, अगर आपको उसका प्रॉब्लम्स देखना है तो उसका जो डेट है उसको कभी भी अवॉइड मत करिए, और हमेशा ध्यान रखिए डेट टू इक्विटी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कंपनी के कैश रिजर्व को कंपनी के बोरोइंग्स के साथ में कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। कंपनी के कैश रिजर्व को कंपनी के बोरोइंग्स के साथ कंपेयर करिए। द मोमेंट आपको कंपनी की बोरोइंग्स कंपनी के कैश रिजर्व से ऊपर जाती दिखें, आप देखिए यहाँ पर कंपनी की बोरोइंग 82 करोड़, कंपनी की जो कैश रिजर्व है वो 36 करोड़, यहाँ पर देखिए 200 करोड़ की तुलना में 600 करोड़, लगभग 3 गुना हो गया। ये पर्टिकुलर अलर्ट पॉइंट है कि अगर कंपनी का कैश रिजर्व कंपनी के बोरोइंग से कम हो रहा है, आधे से कम है, अगर ऐसी कंपनियों से बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि हल्का सा भी प्रॉब्लम डेट के साथ में, ज़रा सा भी इशू होगा, कंपनी तुरंत डिसरप्ट हो जाएगी। और यही चीज़ जेंसॉल के साथ में हुई है। वहीं अगर इसका अपोजिट देखेंगे, आप देखिए कि डेट कितना मज़ेदार काम करता है। रेडिको खेतान ने 300 से करीब करीब 2400, 8 गुना पैसा किया मार्केट में। कैसे किया? सिंपल कॉन्सेप्ट था। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अपनी बोरोइंग्स को, एक टाइम इसकी बोरोइंग तकरीबन 900 करोड़ के आसपास थी, उसको कम करते हुए ये कंपनी अपनी बोरोइंग्स को 200 करोड़ पे ले आई। नाउ कंपनी का जो लोन है वो जैसे कम होगा, कंपनी तुरंत रिलेट हो जाएगी। और आप देखिए जो रेडिको खेतान था उसने शानदार रिटर्न दिया। तो इस वजह से जो एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसको आप कभी भी नज़रअंदाज मत करिए, कभी भी किसी कंपनी को अगर पढ़ रहे हैं उसके फंडामेंटल्स को, उसमें डेट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। कोशिश करिए कि जो एक तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि डेट कंपनी के कैश रिजर्व से हमेशा आधा होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर एक कॉशियस वाली बात है। जेंसॉल के अंदर यही हुआ। बाकी लेटर ऑन क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग की बात है, पर आपको जो उसके इंडिकेशंस हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक हिस्ट्री सर्च करेंगे कि मैक्सिमम कंपनीज वर्ल्ड में जो बैंकरप्ट हुई हैं उनके पीछे जो रीज़न रहा है, उनमें मैक्सिमम का रीज़न, अप्रॉक्सीमेटली 90% कंपनियों का रीज़न डेट को ठीक से मैनेज करना ना रहा है। तो जहाँ भी आपको कंपनी में डेट ज़रूरत से ज़्यादा दिख जाए वहाँ पे बिल्कुल कॉशियस होकर निकलिए उससे, ठीक है। सो ये था छोटा सेशन। वी होप कि जो ये पर्टिकुलर टाइम है, इस समय कंपनियाँ कौन सी खरीदनी है कौन सी नहीं खरीदनी ये बहुत मैटर नहीं कर रहा है इस समय, बिकॉज ये इस समय में मार्केट में बड़ा पैसा डालने वाला नहीं है। इस समय क्या पढ़ना है, अपने आप को कैसे तैयार करना है एक निवेशक के तौर पर, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के पीछे चलना
कंपनीज पढ़ना, कॉन कॉल्स पढ़ना, जो इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं उनको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है. सो वी होप कि इस तरीके के छोटे छोटे इंगेजमेंट बेसिकली आपको मार्केट के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाए रखते हैं. बिकॉज अभी आप देख रहे हैं इस समय के सिप्स सबसे मिनिमम हो गई हैं. ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट से, जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स थे, वो सब निकल के जा चुके हैं मार्केट से. इस समय जो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर ले जाएगा मार्केट में, वही बड़ा पैसा बनाएगा. तो इस समय खुद को मार्केट के साथ में जोड़े रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के जो सेशंस हों या इस तरह की जो स्टडी हो, उसमें खुद को कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व करके रखिए. ओके, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में. अपना और अपने पोर्टफोलियो का खूब ध्यान रखिए, खूब जम के पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. गुड नाइट. बाय बाय.